तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि ज्वाइंट अरेंजमेंट कितने तरीके की होती है। हेडिंग डालेंगे, पॉइंट नंबर कौन सा है? 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट अरेंजमेंट। ज्वाइंट अरेंजमेंट कितने टाइप्स की होती हैं वो हमको पढ़ना है। देखो बेटा, ज्वाइंट अरेंजमेंट, ये जो बात हो रही है ज्वाइंट अरेंजमेंट, वो 2 तरीके की हो सकती है। एक हो सकते हैं ये ज्वाइंट ऑपरेशन। ज्वाइंट ऑपरेशन इंडेस 11 कहता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी अरेंजमेंट को कंट्रोल करते हैं तो वो अरेंजमेंट या तो ज्वाइंट ऑपरेशन होगा या फिर दूसरे नंबर पर वो ज्वाइंट वेंचर होगा। ज्वाइंट वेंचर होगा या ज्वाइंट ऑपरेशन होगा या ज्वाइंट वेंचर होगा। अब सर ये क्या चीज है ज्वाइंट ऑपरेशन और ज्वाइंट वेंचर? बेटा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका राइट और ऑब्लिगेशन क्या है इस अरेंजमेंट के अंदर। मतलब आपको पहले तो ये देखना है कि ये जो ज्वाइंट अरेंजमेंट है क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी है या विदाउट सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी या विदाउट सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि हम एक असेट बनाएंगे। एक फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने मिलकर। उन्होंने कहा हम दोनों मिलकर ये फ्लाईओवर बनाएंगे। अब ये फ्लाईओवर जब वो बनाएंगे तो क्या विदाउट सेपरेट एंटिटी उन्होंने ये फ्लाईओवर बनाना शुरू कर दिया या एक एंटिटी बनाई? जैसे मान लीजिए एक कंपनी बनाई उन्होंने सी लिमिटेड नाम की, और सी लिमिटेड को बोला गया कि तुम इस फ्लाईओवर को बनाओ। उस सी लिमिटेड में 50% शेयर ए लिमिटेड ने खरीद लिए, 50% शेयर बी लिमिटेड ने खरीद लिए, और सी लिमिटेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप फ्लाईओवर बनाइए। यानी एक नई एंटिटी बनाई जो हमारी ज्वाइंट अरेंजमेंट थी। ज्वाइंट अरेंजमेंट को कैरी ऑन करेगी एक सेपरेट एंटिटी। तो आपने सेपरेट एंटिटी बनाकर ज्वाइंट अरेंजमेंट किया है या फिर सेपरेट एंटिटी नहीं बनाई। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कोई फ्लाईओवर बनाने का, कोई असेट कंस्ट्रक्ट करने का, कोई प्रोडक्ट बनाने का, और आपने कहा नहीं हमको कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बनानी, हम दोनों ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, इस असेट को हम लोग मिलकर बनाएंगे। जो असेट डालनी होगी इसके अंदर हम दोनों डालेंगे, जो लायबिलिटी इनकर करनी होगी हम दोनों करेंगे, एक्सपेंसेस दोनों करेंगे, रेवेन्यू दोनों उठाएंगे। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सेपरेट एंटिटी है ज्वाइंट अरेंजमेंट या नहीं है। अगर ज्वाइंट अरेंजमेंट सेपरेट एंटिटी नहीं है, सेपरेट एंटिटी नहीं है तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, सीधा सीधा ज्वाइंट ऑपरेशन है ये ज्वाइंट वेंचर नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए सेपरेट एंटिटी बनाकर आपने ज्वाइंट अरेंजमेंट की एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर रहे हो तो फिर ये ज्वाइंट ऑपरेशन भी हो सकता है और ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है। तो आप कैसे पहचानोगे? तो बेटा आपको देखना पड़ेगा, इंड एस 111 कहता है अगर ज्वाइंट अरेंजमेंट में जो असेट हैं, पार्टीज का डायरेक्ट राइट है उन असेट के अंदर, और जो लायबिलिटी है उसके लिए पार्टी डायरेक्टली लायबिल है, डायरेक्टली ऑब्लाइज्ड है।
तो वो ज्वाइंट अरेंजमेंट ज्वाइंट ऑपरेशन कहलाएगी। मेरी बात को समझे? मैं फिर से बोलता हूं, ज्वाइंट अरेंजमेंट में जो असेट हैं, ज्वाइंट अरेंजमेंट में जो लायबिलिटी हैं, अगर उन असेट में पार्टी का डायरेक्ट राइट है, डायरेक्ट राइट, और लायबिलिटी के लिए पार्टी डायरेक्टली ऑब्लाइज्ड है, यानी उनकी ऑब्लिगेशन है, डायरेक्ट ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स लायबिलिटी ऑफ द अरेंजमेंट, देन इट इज ज्वाइंट ऑपरेशन। अब ये डायरेक्ट का मतलब क्या है? जो असेट हैं अरेंजमेंट के पास, उसमें क्लियर स्पेसिफाई है कि ये असेट ए का है, ये बी का है, इस असेट में ए का इतना हिस्सा, बी का इतना हिस्सा, ये लायबिलिटी ए को पे करनी है, ये लायबिलिटी बी को पे करनी है, इस लायबिलिटी में इतना पोर्शन ए को पे करना है, इतना पोर्शन बी को पे करना है। अगर ये स्पेसिफाइड है, ये स्पेसिफाइड है इस तरीके से, देन हम कहेंगे कि असेट में हमारा डायरेक्ट राइट है और लायबिलिटी के लिए हम डायरेक्टली ऑब्लाइज्ड हैं, हमारी ऑब्लिगेशन है डायरेक्ट ऑब्लिगेशन टुवर्ड लायबिलिटी, देन इट इज ज्वाइंट ऑपरेशन। मतलब असेट में डायरेक्ट राइट है, लायबिलिटी में डायरेक्ट ऑब्लिगेशन है, तो बेटा फिर ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, दिस इज नॉट ज्वाइंट वेंचर। तो सर फिर ज्वाइंट वेंचर कब होगा? ज्वाइंट वेंचर तब होगा जब हमारा राइट नेट असेट में, नेट असेट, नेट असेट मतलब हाँ असेट माइनस लायबिलिटी जो बचती है ना, नेट असेट, हमारा राइट नेट असेट में है। किसी भी इंडिविजुअल असेट में हमारा कोई राइट नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल लायबिलिटी के लिए हम लायबल नहीं है, हमारा राइट है नेट असेट में। हमने एक कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, हमने एक कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, उस शेयर के बदले हमारा राइट है उस कंपनी की नेट असेट में। मैं उस कंपनी की कोई भी असेट उठाकर नहीं बेच सकता, कोई लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए मैं लायबल नहीं हूं, मेरा राइट है उस कंपनी की नेट असेट में, बस, देन इट इज ज्वाइंट वेंचर। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारा राइट इंडिविजुअल असेट में है और इंडिविजुअल लायबिलिटी में हम लायबल हैं, तब ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। जी हां, यानी आपको पता है बिल्डिंग ए की है, मशीनरी बी की है, स्टॉक में 50% ए का है, 50% बी का है, डेटर्स में 70% ए का है, 30% बी का है, ये स्पेसिफाइड है। कैश ए का है, बैंक बैलेंस बी का है, लोन की लायबिलिटी ए की है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की लायबिलिटी बी की है, बैंक ओवरड्राफ्ट की जिम्मेदारी ए की है, क्रेडिटर्स की जिम्मेदारी बी की है। ये स्पेसिफाइड है, यानी पार्टीज आर डायरेक्टली liable for liability and have direct asset to the arrangement, direct right to the asset of the arrangement, then it is joint operation। तो हमको देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट राइट और डायरेक्ट ऑब्लिगेशन है आपकी या नहीं है। अगर हैं तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। अगर आपका राइट नेट असेट में है, आप किसी इंडिविजुअल असेट को हाथ नहीं लगा सकते, फर्म की या कंपनी की, आप किसी इंडिविजुअल लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं है, in that case it is a joint venture। ठीक है, तो सर कैसे पहचानेंगे? तो मैंने आपको पहले तो एक तरीका बताया कि आप पहले तो ये देखो क्या सेपरेट एंटिटी के थ्रू ज्वाइंट अरेंजमेंट है या विदाउट सेपरेट एंटिटी है। अगर विदाउट सेपरेट एंटिटी है तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, चेक करना ही नहीं है, फिर तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। एक असेट दोनों ने बनाने का ठेका लिया और दोनों ने असेट बनाना शुरू कर दिया, कोई इंटिटी नहीं है, बस दोनों असेट बनाते हैं। जो असेट की जरूरत पड़ती है कभी ए ले आता है, कभी बी ले आता है, कोई लायबिलिटी इनकर करने की जरूरत पड़ती है कभी ए कर देता है, कभी बी कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंटिटी नहीं है, ए और बी ही देखभाल कर रहे हैं। लेकिन एक इंटिटी बनाकर हम ज्वाइंट अरेंजमेंट की एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर रहे हैं, तब देखना पड़ेगा ये ज्वाइंट ऑपरेशन है या ज्वाइंट वेंचर है। सर एंटिटी क्या कंपनी हो सकती है या पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है? पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है बेटा, एलएलपी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। लेकिन जनरली जब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी होती है ना, तो हम ज्वाइंट ऑपरेशन मानते हैं जनरली, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक, तो अगर एंटिटी के थ्रू ज्वाइंट अरेंजमेंट की एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा पार्टीज की राइट और ऑब्लिगेशन को असेस करना पड़ेगा।
अगर राइट है इंडिविजुअल असेट में, ऑब्लिगेशन है इंडिविजुअल लायबिलिटी में, तो ज्वाइंट ऑपरेशन है। ठीक है। और अगर पार्टीज का राइट नेट असेट में है, ना इंडिविजुअल असेट के लिए कोई राइट है उसका, ना इंडिविजुअल लायबिलिटी के लिए कोई ऑब्लिगेशन है, देन इट इज ज्वाइंट वेंचर। बात समझ में आई? जी सर। मतलब सीधी सी बात है, ज्वाइंट ऑपरेशन में असेट और लायबिलिटी पार्टीज की मानी जाती हैं, और ज्वाइंट वेंचर में असेट लायबिलिटी एंटिटी की होती है, पार्टी का कोई संबंध नहीं है। पार्टी ने बस पैसा लगाया है, उनका राइट नेट इन्वेस्टमेंट में है। अरे भाई मैंने रिलायंस के 10% शेयर खरीद लिए, तो मुझे 10% नेट असेट में हिस्सा है ना मेरा रिलायंस की, या मैं रिलायंस की कोई भी असेट जाकर उठाकर बेच सकता हूं, कोई लायबिलिटी में पे कर सकता हूं जाकर? नहीं, ना मेरा किसी इंडिविजुअल असेट में कोई राइट है, ना इंडिविजुअल लायबिलिटी के लिए मैं लायबिल। मेरा नेट असेट में हिस्सा है। अगर रिलायंस आज खत्म हो जाए तो उसकी नेट असेट में 10% मेरे को मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर मेरा किसी भी एंटिटी में ये राइट हो जाए कि मैं मेरा उस असेट में इतना राइट है, उस लायबिलिटी में उतना ऑब्लिगेशन है, वो असेट मेरा है, वो लायबिलिटी मेरा है। ठीक है। ये स्पेसिफाइड है कि मेरा इतना असेट है, उसका इतना असेट है, मेरा इतना लायबिल हूं लायबिलिटी के लिए, वो उतना लायबिल है लायबिलिटी के लिए। तो अगर ये सब है, ऐसा राइट है, ऐसी ऑब्लिगेशन है, तो फिर ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। ठीक है, ज्वाइंट ऑपरेशन। तो कैसे होगा, आइए जरा देखिए। ज्वाइंट अरेंजमेंट में सबसे पहले यहां लिखेंगे ज्वाइंट ऑपरेशन, लिखेंगे व्हेन parties to joint arrangement have right to individual asset and obligation for individual liability of arrangement then it is ज्वाइंट ऑपरेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट ऑपरेशन। लीजिए, दिस विल बी ज्वाइंट ऑपरेशन। और जो पार्टीज होती हैं ज्वाइंट ऑपरेशन में बेटा, जो पार्टीज होती हैं उन पार्टीज को ज्वाइंट ऑपरेटर बोला जाता है, ज्वाइंट ऑपरेटर। ठीक है। तो पार्टीज इन ज्वाइंट ऑपरेशन are called joint operator। ज्वाइंट ऑपरेटर कहलाते हैं पार्टीज। अच्छा, फिर ज्वाइंट वेंचर क्या है? when parties to joint arrangement have right to net asset of arrangement then it is joint venture, and parties are called joint venturer। parties are called joint venturer। ज्वाइंट वेंचरर। तो देखिए, इट इज ए ज्वाइंट वेंचर एंड पार्टीज आर कॉल्ड ज्वाइंट वेंचरर। ठीक है जी। अब
भाई सबसे पहली बात तो है हमको आइडेंटिफाई कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये ज्वाइंट वेंचर है या ज्वाइंट ऑपरेशन है। तो मैंने वही बोला, अगर सेपरेट एंटिटी नहीं है, इसको बोलते हैं सेपरेट व्हीकल। इफ ज्वाइंट अरेंजमेंट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड थ्रू ए सेपरेट व्हीकल, सेपरेट व्हीकल का मतलब सेपरेट एंटिटी। जो इंडियस 111 है उसने सेपरेट एंटिटी को सेपरेट व्हीकल के मतलब कहकर जो मतलब संबोधित किया है, वो कहते हैं सेपरेट व्हीकल। तो इफ द ज्वाइंट अरेंजमेंट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड थ्रू ए सेपरेट व्हीकल देन इट इज ज्वाइंट ऑपरेशन। एंड व्हेन द ज्वाइंट अरेंजमेंट इज स्ट्रक्चर्ड थ्रू ए सेपरेट व्हीकल, then we have to decide whether the arrangement is a joint operation or a joint venture. When the parties have right to asset and obligation for liability of the arrangement, then it is joint operation, and when the parties have right to net asset of the arrangement, then it is joint venture. ठीक है, तो लिखेंगे how to identify, how to identify whether joint arrangement is joint operation or joint venture। ठीक है जी, आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, लिख लिया। देखो जी, पॉइंट नंबर 1 है, इफ ज्वाइंट अरेंजमेंट is not structured through a separate vehicle, सेपरेट व्हीकल, सेपरेट व्हीकल का मतलब है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी, then joint arrangement is joint operation, joint operation। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, 2 or more parties takes a contract to construct an asset number 2 parties manufacture any product together, ठीक है। सर ये क्यों कर रहे हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन और ज्वाइंट वेंचर हम क्यों कर रहे हैं बेटा, अकाउंटिंग दोनों की अलग अलग है। ठीक है, मैं अभी हिंट दे देता हूं कि अगर ज्वाइंट ऑपरेशन है तो उसकी अकाउंटिंग प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड से होगी, मतलब हमारा जितना हिस्सा असेट में है हम अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उतना हिस्सा अपनी असेट के साथ जोड़ लेंगे, जितना हमारा लायबिलिटी में हिस्सा उतना लायबिलिटी जोड़ लेंगे। ठीक है, जितना एक्सपेंसेस में है उतना एक्सपेंसेस में, जितना इनकम में है उतना इनकम में,
मतलब प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगता है। लेकिन जब हम ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग करते हैं तो इंड एस 28 लगेगा और इक्विटी मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग होती है। तो इसलिए हमको डिसाइड करना जरूरी है कि ज्वाइंट ऑपरेशन है या ज्वाइंट वेंचर है। ठीक, अब बात समझ में आई होगी आपकी। अच्छा, नंबर 2, इफ ज्वाइंट अरेंजमेंट is structured, पहला था is not structured, ये देखिए not structured यानी सेपरेट व्हीकल यानी सेपरेट एंटिटी नहीं बनाई थी, बस ऐसे ही असेट बनाने का ठेका ले लिया, दोनों लोग बनाने लगे, कोई प्रोडक्ट दोनों साथ मिलकर बनाने लगे। ठीक है, कोई एंटिटी नहीं बनाई। ज्वाइंट अरेंजमेंट इज नॉट एंटिटी, नॉट स्ट्रक्चर्ड थ्रू एन एंटिटी। ठीक है, लेकिन when joint arrangement is structured through a separate vehicle, यहां पर मतलब है by creating a separate legal entity, then joint arrangement may be joint operation or it may be joint venture। ये ज्वाइंट ऑपरेशन भी हो सकता है और ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है। अगर सेपरेट एंटिटी के थ्रू नहीं है तो ज्वाइंट ऑपरेशन होगा, वो क्लियर है। लेकिन अगर सेपरेट एंटिटी के थ्रू ज्वाइंट अरेंजमेंट है तब ये ज्वाइंट ऑपरेशन भी हो सकता है और ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है। ठीक है जी, अब बताइए अब कैसे डिसाइड होगा कि ये ज्वाइंट वेंचर के थ्रू है या ज्वाइंट उसके थ्रू है। ठीक, आइए यहां पर ये बात समझ में आई कि अगर सेपरेट एंटिटी के थ्रू है तो अरेंजमेंट ज्वाइंट ऑपरेशन भी हो सकती है, ज्वाइंट वेंचर भी हो सकती है। लेकिन अब कैसे डिसाइड होगा, तो बेटा 3 बातें आपको देखनी पड़ेगी। अगर तीनों बातों में यस 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 है, तीनों बातों में एक भी चीज यस है तो ज्वाइंट ऑपरेशन है, और तीनों में नो नो है तो ज्वाइंट वेंचर है। 3 चीजें मैं आपको चेक करने के लिए बोलूंगा। इंडियस 111 कहता है 3 चीजें चेक करो। सबसे पहले, अभी लिखना नहीं, बस मेरी बात सुनिए। जो सेपरेट एंटिटी है उसकी लीगल फॉर्म देखिए क्या है। लीगल फॉर्म का मतलब एंटिटी का जो चार्टर है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। चार्टर मेमोरेंडम हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर लीगल फॉर्म में लिखा हुआ है, लीगल फॉर्म स्पेसिफाई दैट पार्टीज हैव डायरेक्ट राइट टू असेट एंड डायरेक्ट ऑब्लिगेशन फॉर लायबिलिटी ऑफ द अरेंजमेंट, ये लिखा हुआ है तो इट इज ए ज्वाइंट ऑपरेशन। यानी इफ लीगल फॉर्म स्पेसिफाई दैट पार्टीज टू ज्वाइंट अरेंजमेंट हैव राइट टू asset and obligation for liability, then it is a joint operation। ठीक है, अगर उसमें नहीं है, लीगल फॉर्म में नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो फिर सेकंड पॉइंट पर आइए और उसको चेक करिए, क्या पार्टीज में आपस में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। यानी पार्टीज का आपस में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि पार्टीज का डायरेक्ट राइट है असेट में या डायरेक्ट ऑब्लिगेशन है लायबिलिटी में। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में लिखा हुआ है तो फिर ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो तीसरे पॉइंट पर आइए, और तीसरा पॉइंट ये देखिए, एंटिटी डिजाइन क्यों की गई, यानी एंटिटी क्यों बनाई गई है। ये देखिए, क्या एंटिटी सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि एंटिटी का जो आउटपुट होगा
वो पार्टीज को मिलेगा। बस पार्टीज के लिए आउटपुट क्रिएट करने की जिम्मेदारी एंटिटी की है। यानी एंटिटी की जिम्मेदारी है कि एक प्रोडक्ट वो बना रही है और वो प्रोडक्ट सिर्फ एंटिटी के लिए है और वो बाहर नहीं बेचा जाएगा, यानी एंटिटी बाहर नहीं बेच सकती उसे। वो सारा का सारा आउटपुट जो है वो एंटिटी को ही मिलेगा। अगर ऐसा है तो फिर ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। सर क्यों ज्वाइंट ऑपरेशन है? क्योंकि फिर यहां पर एंटिटी की जो भी बेनिफिट हैं वो सारे के सारे पार्टी के लिए हैं और एंटिटी फिर पार्टीज के ऊपर ही डिपेंड होगी उसके लायबिलिटी के सेटलमेंट के लिए। भाई जब सारा बेनिफिट आप ले रहे हो तो सारी लायबिलिटी भी आप ही को बेयर करनी पड़ेगी। तो तीन बातें, क्या लीगल फॉर्म में लिखा हुआ है डायरेक्ट असेट, डायरेक्ट राइट है असेट में, डायरेक्ट ऑब्लिगेशन है लायबिलिटी में, यस तो ज्वाइंट ऑपरेशन। फिर आगे की कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर लिखा है तो ज्वाइंट ऑपरेशन, नो तो सेकंड कंडीशन। क्या पार्टीज में आपस में कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट हुआ है ऐसा जिसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि पार्टीज का डायरेक्ट राइट है असेट में, एंटिटी की जो असेट है उसमें डायरेक्ट राइट है पार्टी का और डायरेक्ट ऑब्लिगेशन है लायबिलिटी के लिए, लिखा हुआ है यस, देन इट इज ज्वाइंट ऑपरेशन। नो तो फिर तीसरी कंडीशन पर जाइए, क्या एंटिटी इसलिए डिजाइन की गई है कि उसका आउटपुट एंटिटी जो पार्टीज हैं उनके लिए ही है, बस बाहर नहीं बेच सकते आप। जो भी आउटपुट होगा, जो प्रोडक्शन होगा उस एंटिटी के अंदर, वो सारा का सारा पार्टी के लिए है। तो हम यह मानते हैं कि एंटिटीज का जो भी बेनिफिट है उस पर किसका अधिकार है? उस पर अधिकार है सिर्फ पार्टी का, यानी पार्टीज का असेट पर भी अधिकार होगा, फिर पार्टी का लायबिलिटी के लिए भी ऑब्लिगेशन होगा। ठीक है, अगर ये भी नो है, यानी तीनों नो 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 है, देन इट इज ए ज्वाइंट वेंचर। अगर ये तीनों नो है इसका मतलब आपका ना तो असेट में डायरेक्ट राइट है, ना ही लायबिलिटी में आप डायरेक्टली ऑब्लाइज्ड है। इन दैट केस जो एंटिटी है, असेट और लायबिलिटी एंटिटी की है और आपका राइट सिर्फ नेट असेट में होगा। जितना हिस्सा आपने खरीद रखा है उतने हिस्से के बराबर आपका नेट असेट में हिस्सा होगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है एंटिटी का, वो एंटिटी बाहर भी बेच सकती है। भाई बाहर बेचे, किसी को भी बेचे, आपको कोई मतलब नहीं। तो ये तीन कंडीशन बेटा, अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाइड होती है देन ज्वाइंट ऑपरेशन, तीनों सेटिस्फाई नहीं होती तो ज्वाइंट वेंचर। बात समझ में आई? ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर लिखेंगे वेदर द सेपरेट व्हीकल is a joint operation or joint venture will be assessed as under, will be assessed as under। ठीक है, कैसे? सबसे पहले नंबर 1, पहले देखो पहला सवाल, डज लीगल फॉर्म ऑफ सेपरेट एंटिटी give right the हाँ जी, तो डज लीगल फॉर्म ऑफ सेपरेट एंटिटी गिव पार्टीज लिखिए राइट टू नेट असेट, सॉरी राइट टू असेट एंड ऑब्लिगेशन फॉर लायबिलिटीज। ये चेक करिए, इफ यस देन इट इज ज्वाइंट ऑपरेशन।
इफ यस, क्या लीगल फॉर्म ऑफ एंटिटी गिव पार्टीज राइट टू असेट एंड ऑब्लिगेशन फॉर लायबिलिटी, देन इट इज ज्वाइंट ऑपरेशन। अगर यस है तो ज्वाइंट ऑपरेशन, इफ नो देन सी पॉइंट टू बिलो। तो नीचे वाला पॉइंट देखिए, उसको चेक करेंगे, बल्कि सी नहीं चेक लिखिए, चेक पॉइंट टू बिलो। अच्छा, नंबर 2, डू द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट between parties specify that parties have right to asset and obligation for liability। ये चेक करिए, ये चेक करिए, क्या कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन पार्टी स्पेसिफाई कर रही हैं कि पार्टीज का असेट में डायरेक्ट राइट है और लायबिलिटी में डायरेक्ट ऑब्लिगेशन है? इफ यस, देन इट इज ज्वाइंट ऑपरेशन। तो फिर ज्वाइंट ऑपरेशन है। इफ नो देन चेक पॉइंट 3, पॉइंट 3 बिलो। तीसरा पॉइंट चेक करिए फिर। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है डज entity is designed only to provide output to parties। यानी इंटिटी सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि उसका जो आउटपुट होगा वो सिर्फ पार्टी के लिए है, मतलब इंटिटी बाहर आउटपुट नहीं बेच सकती। अगर ऐसा है, इफ यस, देन इट इज ज्वाइंट ऑपरेशन। इफ नो देन इट इज ज्वाइंट वेंचर। यानी ऊपर वाली तीनों कंडीशन अगर पूरी नहीं हो रही हैं, ना पहली कंडीशन पूरी हो रही है, ना दूसरी पूरी हो रही है, ना तीसरी पूरी हो रही है, देन इट इज ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर। इट मीन्स इफ एनी ऑफ above condition is satisfied, then it is joint operation। joint operation, and if all of above condition are not satisfied, then it is ज्वाइंट वेंचर। ठीक है जी, फिर इसको बोलेंगे हम लोग ज्वाइंट वेंचर। बताइए जी।
सर आउटपुट वाला फिर से बताओ। ठीक है, देखो आउटपुट वाला क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने एक एंटिटी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर एक सी लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। ठीक है, सी लिमिटेड नाम की इन्होंने कंपनी बनाई। हाँ जी, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने एक कंपनी बनाई सी लिमिटेड, दोनों ने 50-50% शेयर खरीद लिए इसके। तो ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी है, तो ज्वाइंट अरेंजमेंट है, ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी है, दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो एंटिटी है इसका काम क्या है? इसका काम है एक प्रोडक्ट बनाना, और ये जो प्रोडक्ट है यानी इस सी लिमिटेड का जो आउटपुट है, ये आउटपुट इन्हीं दोनों को मिलेगा, बस इन्हीं दोनों के लिए ये आउटपुट बना रही है। मतलब सी लिमिटेड इस आउटपुट को किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकती। ठीक है, सी लिमिटेड का काम ही ये है कि ये प्रोडक्ट बनाना, किसके लिए? ए लिमिटेड के लिए और बी लिमिटेड के लिए। अब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड इस प्रोडक्ट को चाहे मार्केट में बेचें, चाहे अपने लिए एज ए इनपुट यूज करें, वो ए लिमिटेड के ऊपर है या बी लिमिटेड के ऊपर है। सी लिमिटेड का काम इतना है कि सिर्फ इस प्रोडक्ट को बनाना और बनाकर ए और बी को दे देना। ठीक है, तो सी लिमिटेड इज डिजाइंड ओनली टू प्रोवाइड आउटपुट टू द पार्टीज हु आर ज्वाइंटली कंट्रोल दिस एंटिटी। तो यहां पर यह माना जाएगा कि जो सी लिमिटेड के जो भी बेनिफिट्स हैं उस पर राइट किसका है? ए का और बी का, और इसकी जो ऑब्लिगेशन होंगी उसके लिए भी फिर यही ऑब्लाइज्ड होंगे, यानी लायबिलिटी के लिए भी यही ऑब्लाइज्ड होंगे। तो यहां पर इसको बोलेंगे ज्वाइंट ऑपरेशन, फिर ये जेओ हो जाएगा, ज्वाइंट ऑपरेशन। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई सी का जो प्रोडक्ट है, सी लिमिटेड चलो इनको तो दे ही रही है, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी को भी, थर्ड पार्टी को भी बेच सकती है। अगर ऐसा है कि थर्ड पार्टी को भी वो बेच सकती है और कुछ नहीं लिखा हुआ कि उसके राइट पर, उसकी लायबिलिटी पर, उसकी एसेट पर, उसकी लायबिलिटी पर राइट और ऑब्लिगेशन है या नहीं, ठीक है, तो फिर ये ज्वाइंट वेंचर माना जाएगा। मतलब सी लिमिटेड सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो अपना आउटपुट पार्टीज को ही दे, जो ज्वाइंटली कंट्रोल कर रही है पार्टी उन्हीं को दे, बाहर भी बेच सकती है, तो ये जे भी हो सकता है अगर इसकी एसेट और लायबिलिटी पर डायरेक्ट राइट और डायरेक्ट ऑब्लिगेशन नहीं है तो। लेकिन अगर इसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ किसको जाएगा? ए को और बी को जाएगा, तो फिर ये किस लिए बनाई गई? ये सारे इसके बेनिफिट हमें मिलेंगे, सारी इसकी लायबिलिटी के लिए हम लायबिल होंगे, तो फिर ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, ये ज्वाइंट वेंचर नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बेटा अकाउंटिंग की। आइए जरा अकाउंटिंग की जरा बात करते हैं। और सबसे पहले नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट ऑपरेशन। पहले ज्वाइंट ऑपरेशन की बात करते हैं। लिखिए, ईच ज्वाइंट ऑपरेटर will apply proportionate consolidation method for its share of asset, liability, revenue and expenses of joint arrangement. In its separate financial statement
बाई अप्लाइंग रिस्पेक्टिव इंडेस, अप्लाइंग रिस्पेक्टिव इंडेस, रिस्पेक्टिव इंडेस इसका मतलब बेटा आपका जितना हिस्सा है असेट में लायबिलिटी में, वो अपनी असेट अपनी लायबिलिटी के साथ जोड़ लोगे आप। जैसे बिल्डिंग में 50 बिल्डिंग है 10 लाख की ज्वाइंट अरेंजमेंट के पास, वो बिल्डिंग एक ही है, सिर्फ एक ही, बी का हिस्सा नहीं, तो ए अपने बिल्डिंग के साथ उसको जोड़ देगा। अब जब वो बिल्डिंग की वैल्यूएशन करेगा, उसकी कॉस्ट निकालेगा, उसको मीजर करेगा, तो वो रिस्पेक्टिव इंडेस लगाएगा। भाई बिल्डिंग के ऊपर कौन सा लगता है? इंडेस 60, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। अगर इंटेंजिबल एसेट को जोड़ेगा तो इंडेस 38। इसी तरीके से लायबिलिटी की जब वो जोड़ेगा तो रिस्पेक्टिव इंडेस अप्लाई करके, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इंडेस है या कोई भी है लायबिलिटी जो भी आप मीजर कर रहे हो, वैल्यू कर रहे हो, अपने हिसाब से इंडेस लगाकर उसको अपने प्रिपोर्शनेट, अगर मशीनरी में 50% हिस्सा मेरा, 50% हिस्सा सामने वाली पार्टी का, तो 50% वो अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जोड़ेगा, मैं अपनी मशीनरी के साथ अपना हिस्सा जोड़ लूंगा बाई अप्लाइंग रिस्पेक्टिव इंडेस। इसी तरीके से जितना एक्सपेंसेस मेरा है मैं अपने एक्सपेंसेस के साथ जोड़ लूंगा, जितना रेवेन्यू मेरा है मैं अपने रेवेन्यू के साथ जोड़ लूंगा, सामने वाली पार्टी अपने रेवेन्यू अपने एक्सपेंसेस के साथ जोड़ लेगी। तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगाया जाता है ज्वाइंट ऑपरेशन के केस। बताइए, ये बात क्लियर हुआ? आइए इसके ऊपर जरा कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, जरा ध्यान से कुछ क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, फॉर ज्वाइंट ऑपरेशन ए ज्वाइंट ऑपरेटर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल इंडेस, इट्स असेट इंक्लूडिंग इट्स शेयर ऑफ एनी असेट ज्वाइंटली। मतलब उसका कोई असेट है वो जोड़ लेगा, अगर ज्वाइंट असेट में उसका जो हिस्सा है वो जोड़ लेगा, लायबिलिटी, रेवेन्यू, फिर जो है एक्सपेंसेस, ये सब वो जो है जोड़ लेंगे अपने अपने साथ। 15 नंबर जरा देखिए, P and Q form a joint arrangement PQ using a separate vehicle, ठीक है। P and Q each own 50% of the capital in PQ. However, the contractual term of the joint arrangement states that P has the right to all of the machinery and the obligation to pay bank loan in Q. तो बेटा देखिए, असेट में और लायबिलिटी में डायरेक्ट राइट है। कहते हैं P का राइट है सारी मशीनरी पर और बैंक लोन वो पे करेगा। P and Q have right to all other asset in PQ and obligation for all other liability in PQ in proportion of their capital share, यानी 50-50%। तो मतलब P का राइट है सारी मशीनरी में और बैंक लोन जो है वो P पे करेगा। अच्छा, बैंक लोन Q का है और मशीनरी पर राइट किसका है? P का है, ठीक है। और बाकी सारी असेट और लायबिलिटी जो बची है उसमें 50-50% है। कैपिटल इतना है, बैंक लोन इतना, अदर लोन इतना, मशीनरी इतना, कैश इतना। व्हाट वुड यू रिकॉर्ड इन पीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अकाउंट फॉर इट्स राइट एंड ऑब्लिगेशन इन पी क्यू? पी इज नॉट एक्सपोज टू एनी वेरिएबल रिटर्न इन क्यू, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। तो इसमें क्या होगा देखो, पी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इन पीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग आर इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड कैसे? देखो मशीनरी, मशीनरी में उसका पूरा हिस्सा है, तो टोटल कितना था मशीनरी? 2.5 लाख।
अच्छा, कैश, कैश में उसका 50% होगा क्योंकि बाकी असेट में 50% है। तो कैश है कितना, 50,000, तो इसमें 25,000 होगा। अच्छा, फिर बेटा ये जो है क्यू नहीं है, ये पी क्यू है, यानी बैंक लोन जो है ना वो भी इसी का ही है। ये पी क्यू है, ये खाली क्यू नहीं है, ये पी क्यू है। इसको ठीक कर लेना आप लोग। मतलब पी ज्वाइंट अरेंजमेंट स्टेट दैट पी हैज राइट टू ऑल मशीनरी एंड ऑब्लिगेशन टू पे बैंक लोन इन पी क्यू। ये पी क्यू है, यानी पी क्यू जो फर्म है उसमें जो लोन है उसकी जिम्मेदारी पी की है। ठीक है, तो ये बैंक लोन भी उसी को करना है। तो बैंक लोन वो पूरा का पूरा अपने लोन के साथ जोड़ेगा। कितना है, 75। अच्छा, और अदर लोन उसमें 50% हिस्सा होगा, उसमें 50% होगा, तो 75,000 है, उसका 37,500। ये इस तरीके से अपने साथ जोड़े जाएंगे। ठीक है, अपने साथ जोड़े जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A Limited and BC Limited establish a joint arrangement through a separate vehicle PQR, but the legal form of the separate vehicle does not confer separation between the parties and the separate vehicle itself. Thus, both the parties have right to asset and obligation for liability of PQR. लो साफ साफ बोल दिया कि सेपरेशन नहीं है, मतलब फर्म और जो पार्टी है वो एक ही है। तो फर्म की जो असेट है वो पार्टी की असेट है, फर्म की जो लायबिलिटी है वो पार्टी की लायबिलिटी है। ठीक है, तो साफ साफ दे रखा है कि हैव राइट टू असेट एंड ऑब्लिगेशन फॉर लायबिलिटी, तो ज्वाइंट ऑपरेशन है। एज नाइदर द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म नॉर द अदर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस इंडिकेट अदरवाइज, इट इज कंक्लूडेड दैट द अरेंजमेंट इज ए ज्वाइंट ऑपरेशन एंड नॉट ए ज्वाइंट वेंचर। ये क्वेश्चन खुद ही आपको कहानी सुना रहा है, बताओ। बोथ द पार्टीज ओन 50% ईच ऑफ द इक्विटी इंटरेस्ट इन PQR. However, the contractual term of the joint arrangement state that AB Limited has right all the building number 1 owned by PQR and the obligation to pay all of the debt owed by PQR to a lender XYZ. अच्छा, ये जो लोन है ये अकेले किसका है, ये अकेले है किसका, AB का। और ये बिल्डिंग जो है ये भी अकेले किसकी है, बिल्डिंग नंबर 1, ये भी AB की है। ठीक है, AB की है। उसके बाद है AB Limited and BC Limited have right to all other asset in PQR and obligation for all other liability PQR in proportion to their equity, यानी 50%। ठीक, how would AB Limited present its interest in PQR in its financial statement? तो कैसे करेगा, वैसे ही पहले वाले तरीके की तरह तो है। इसमें कैश में आधा यानी 20, कैश 20, बिल्डिंग 240, ये वाली बिल्डिंग 100 यानी आधा, फिर ये वाला लोन पूरा अपने, और ये वाला लोन कितना, अदर बेनिफिट प्लान ऑब्लिगेशन इसका 50, ये जोड़ेगा। इक्विटी तो कैपिटल है। ठीक है, इस तरीके से जोड़ लेगा अपने साथ। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जितना जितना हिस्सा है आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उसको जोड़ते चलना ज्वाइंट ऑपरेशन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। A joint arrangement is formed by A Limited and B Limited in the form of partnership firm to construct a flyover with PSR 3:2। लीजिए 3:2 रेशियो। Contractual arrangement require mutual consent of A and B Limited for decision making। ठीक, म्यूचुअल कंसेंट का मतलब दोनों का कंट्रोल है। बैलेंस शीट फर्म की ये है, कैपिटल इतना इतना, लोन इतना, क्रेडिटर्स इतना, प्लांट इतना, बिल्डिंग इतना, कैश इतना, स्टॉक इतना। How above will be accounted in CFS of A Limited and B Limited as per relevant Ind AS. A Limited and B Limited has 50-50% share in plant machinery and building. In remaining asset and liability they have share in their PSR। तो बेटा जितना जितना हिस्सा है वो अपने साथ जोड़ लेंगे। ये कोई क्वेश्चन है मेरे करवाने की, बता। वही बात है कि भाई बिल्डिंग में 50% हिस्सा है, मशीनरी में 50-50% हिस्सा, बाकी सब में 3:2 3:2 में वो अपना अपना जोड़ लेंगे।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके ज्वाइंट ऑपरेशन के। अब आइए ज्वाइंट वेंचर, अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट वेंचर। देखिए अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट वेंचर, ये दूसरा पॉइंट है। अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट वेंचर, लिखिए इफ ज्वाइंट अरेंजमेंट इज joint venture, then each joint venturer makes accounting for investment in joint venture, in joint venture, ठीक है, joint venture by applying equity method as per Ind AS 28। ठीक है, और इक्विटी मेथड में क्या होता है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है इनिशियली एट कॉस्ट बाय अप्लाइंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व। फिर जो भी पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस होते हैं, जो इन्वेस्टी का प्रॉफिट है वो इसके उसमें जोड़ दिया जाता है, कोई अदर कंप्रहेंसिव इनकम में अगर कोई चेंज हुआ वो भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कोई स्टॉक रिजर्व है जिसको हम अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते थे, तो टू दी एक्सटेंट उसका हिस्सा है वो माइनस कर देते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, कोई लॉस है तो माइनस कर देते थे, कोई डिविडेंड है तो माइनस कर देते थे, तो वो आपने पढ़ा हुआ है इंड AS 28 पूरा। आइए मैं उस पर एक क्वेश्चन देख लेता हूँ इंड AS 28 पर। लीजिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। A joint arrangement is formed by A Limited and B Limited in the form of C Limited, in which A Limited and B Limited both acquire 50-50% share for 80 लाख each, यानी 80 लाख हर किसी का है। At end of year, C Limited earned profit 10 lakh and paid dividend 4 lakh. Calculate the value of investment in joint venture for CFS of A Limited and B Limited. लीजिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो बेटा ज्वाइंट अरेंजमेंट है तो साफ साफ क्वेश्चन की इंडिकेशन ही दे रहा है आपको कि ये ज्वाइंट वेंचर है, तो कैसे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लिखेंगे स्टेटमेंट showing value of investment in joint venture as per Ind AS 28। मेथड कौन सा है, इक्विटी मेथड। ठीक है जी, इक्विटी मेथड। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 80 लाख 80 लाख प्लस शेयर इन प्रॉफिट ऑफ सी लिमिटेड, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ सी लिमिटेड। तो कितना प्रॉफिट कमाया, 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, 4 लाख का डिविडेंड बांटा है, तो 50-50%
5 लाख 5 लाख माइनस डिविडेंड पेड बाई सी लिमिटेड। चार लाख डिविडेंड था, 50-50% दोनों में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो बचेगा दिस विल बी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एज पर इक्विटी मेथड। 83 लाख ए का और 83 लाख बी का। ठीक है बेटा, इक्विटी मेथड आपको पता ही है। अच्छा, एक जरा नोट और लिख लीजिए। वैसे इंडियस 28 मतलब जो इंडियस 111 खत्म हो चुका, अब इसमें कुछ नहीं बचा। एक नोट और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट है ये। देखिए होता क्या है, पहले समझ लीजिए फिर लिखना। एक ज्वाइंट अरेंजमेंट बनाई गई, उसमें 3 पार्टी हैं, ए बी सी। ए का हिस्सा है 40%, बी का हिस्सा है 40%, सी का हिस्सा है 20%। ए और बी का ज्वाइंट कंट्रोल है। ठीक है, तो इनके लिए तो जब ए और बी का जो ज्वाइंट कंट्रोल है तो इनको देखना पड़ेगा ए और बी के लिए ये ज्वाइंट ऑपरेशन है या ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट ऑपरेशन है तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगेगा, और ज्वाइंट वेंचर है तो इक्विटी मेथड लगेगा, इंडियस 28। अब एक पार्टी सी भी तो है, सी इज ऑल्सो ए पार्टी ऑफ ज्वाइंट अरेंजमेंट, बट इट डज नॉट ज्वाइंट कंट्रोल, इट डज नॉट हैव ज्वाइंट कंट्रोल। तो सी भी एक पार्टी है इस ज्वाइंट अरेंजमेंट में, लेकिन उसका कोई ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि सी अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा। भाई सी का भी तो 20% हिस्सा है ना इस ज्वाइंट अरेंजमेंट में, तो सी कैसे अकाउंटिंग करेगा। तो सी की अकाउंटिंग करने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ज्वाइंट अरेंजमेंट जो है ये ज्वाइंट ऑपरेशन है या ज्वाइंट वेंचर है। अगर ये ज्वाइंट ऑपरेशन है तो सी भी प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगाएगा, मतलब उसका 20% हिस्सा है और 20% अपने 20% असेट में 20% लायबिलिटी में, जिस असेट में जिस लायबिलिटी में उसका राइट और ऑब्लिगेशन है वो जोड़ लेगा। जैसे ये दोनों जोड़ते हैं वैसे ये भी जोड़ेगा। लेकिन अगर ये ज्वाइंट अरेंजमेंट ज्वाइंट वेंचर है तो फिर इसका भी 20% नेट असेट में हिस्सा होगा। तो फिर ये कैसे अकाउंटिंग करेगा। तो बेटा देखना पड़ेगा क्या सी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं। अगर सी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इस ज्वाइंट वेंचर में तो फिर यानी इस ज्वाइंट अरेंजमेंट में अगर उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो फिर वो इंडियस 28 लगाएगा और इक्विटी मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग करेगा। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, वो एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह है, तो फिर ये अपना इंडियस 109 लगाएगा और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करेगा। ठीक, तो मैं ये इंपॉर्टेंट नोट सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखवाने जा रहा हूं कि कुछ पार्टी ऐसी भी तो होती हैं ज्वाइंट अरेंजमेंट में जिनका ज्वाइंट कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो वो अपनी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो वो अपनी अकाउंटिंग पहले देखो ज्वाइंट ऑपरेशन है या ज्वाइंट वेंचर है। अगर ज्वाइंट ऑपरेशन है तो वो भी प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगाएंगे। ज्वाइंट वेंचर है तो इसमें देखना पड़ेगा क्या उन पार्टी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उस ज्वाइंट अरेंजमेंट में। अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो इंडियस 28 लगाकर इक्विटी मेथड लगाएंगे, और अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करेंगे वो इंडियस 109 लगाकर। ठीक, बात समझ में आ गई। आइए लिखिए, इफ अदर पार्टी इफ मत लिखो, ऐसे लिखो, देयर मे बी अदर पार्टीज इन ज्वाइंट अरेंजमेंट
in joint arrangement which do not have joint control. So they will make accounting as under. If number one, joint arrangement is a joint operation, then such party will also apply PCM. अरे सर PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, नो, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाए। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, ठीक है। अच्छा, नंबर टू, इफ ज्वाइंट अरेंजमेंट is a joint venture, then party have to assist whether it has significant influence in arrangement. If yes, then apply Ind AS 28, apply equity method लिखना, equity method as per Ind AS 28, ठीक है। If no significant influence, then make normal investment accounting as per Ind AS 109। लीजिए, ये आपका बेटा Ind AS 111 फिनिश, ठीक है। तो अब हमारा कंसोलिडेशन में सिर्फ Ind AS 112 रह गया है डिस्क्लोजर का, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।